नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिए, हंसते रहिए और अपना टारगेट पर फोकस रखिएगा। क्योंकि जो अब वैकेंसी, अगर जब आप फिलहाल तो कोई वैकेंसी के होने की वो है नहीं, वैकेंसी जो आ गई वही कंप्लीट हो जाए। लेकिन जब भी ये वैकेंसी आएंगी और जब भी ये एग्ज़ाम्स जो होंगे तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल का जाएगा। इस बार जो कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम होगा, एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन होगा। क्योंकि तैयारी करने वाले रुक नहीं रहे, पढ़ने वाले लगातार पढ़ रहे हैं। बहुत, एक तरह से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बिल्कुल वे तैयार बैठे हैं। बहुत से स्टूडेंट मैं देखती हूँ कि वे तैयार बैठे हैं कि बस उन्हें एग्ज़ाम ही देने जाना है और वो कहीं ऐसा ना हो कि पूरे में से पूरे मार्क्स वो लेकर आ जाए। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं और अच्छी बात है, कोई लेकर आ रहा है, मेहनत कर रहा है लगातार। तो तैयारी प्लीज़ छोड़िएगा मत, कि अगर आपका टारगेट है कि आपको जॉब लेनी ही है तो तैयारी मत छोड़िए। इस चक्कर में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम में अभी कब होगा कब होगा, जब आएगा जब ही हम पढ़ेंगे। इस चक्कर में मत रहिएगा, बिल्कुल भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि इस बार अगर वैकेंसी गलती से आती भी हैं, ये एग्ज़ाम्स हो गए तो आगे को कई साल तक कोई वैकेंसी, कोई ऐसे बड़ी भारी एग्ज़ाम की कोई उम्मीद नहीं की जाएगी कि जल्दी से कोई हो जाएगा और जॉब मिल जाएगी आसानी से। कुछ चीज़ें हम पॉजिटिव तरीके से भी देखते हैं, कुछ नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं। वैकेंसी अब भी काफ़ी हैं, अब भी ऐसा नहीं है कि ये कह दे कि बिल्कुल सरकार निकाल नहीं रही, वैकेंसी अब भी आ रही हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बात आ रही है सिर्फ कंपटीशन की, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे देने वाले बहुत है एग्ज़ाम। पहले के टाइम में इतने कंपटीशन नहीं था तो जॉब इजी दिखती थी। लेकिन अब हर घर में हर कोई, हर एक बीएड बीटीसी मिलेगा ज़रूर आपको, कि हर घर में मिलना ही है, मोस्टली मिलेगा कि एक बीएड या बीटीसी मिलना ही है। इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। तैयारी प्लीज़ अपनी मत छोड़िएगा, करते रहिएगा। यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चन हम देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे बहुत। एक अच्छा यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिली है आपके लिए कि सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हैं, सिंपल हैं और अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपका टॉपिक, आपका सब्जेक्ट, आपका सिलेबस आसानी से यहाँ कवर हो सकता है। बुक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, समसामयिक वाली जो ये बुक है उसके हैं क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है? आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द गैप। ये जो गैप है इसको भरना है इन चारों जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं उनमें से। फिल इन द गैप्स फॉलोइंग। गैप में भरना क्या? इज ए कनेक्टेड, जुड़ा हुआ नैरेटिव, वर्णा जो नरेट करते हैं, वर्णन करते हैं, ऑफ द ऑथर्स लाइफ, ऑथर की लाइफ का, विद सम स्ट्रेस और इंट्रोस्पेक्शन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ज़्यादातर इस सिंपल तरीके से ही पूछा जाता है कि आपसे सिंपली पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पहली बार ये नेट में लैंग्वेज, जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह की लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो समझ लीजिएगा वही यहाँ पर यूज़ करके आपको दे दी गई है। ऑप्शन हमारा सही ऑटोबायोग्राफी आ ही रहा है। कैसे? जो ऑथर हो, इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? जो हम अंतर्मन का अंतर्दर्शन करते हैं, अपने इनर क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ जो हम लोग जानते हैं। एक ऑथर क्या है? जब अपने अंदर मन, ये अंतर्मन होता है इसकी हिंदी में अंतर्दर्शन या अंतर्मन। तो एक ऑथर ही अपने बारे में जान सकता है कि जब लिखता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। बायोग्राफी क्या होती है? एक जीवन परिचय। तो बायोग्राफी कोई भी लिख सकता है, किसी के बारे में पूछ के लिख लिया, देख कर लिख दिया, कोई भी लिख लेगा। कबीरदास को है, मैंने नहीं देखा, शेक्सपियर को मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं पढ़ा हुआ है उनके बारे में। तो शेक्सपियर की बायोग्राफी मैं लिख सकती हूँ। मैं लिख दूँगी कब उनका जन्म हुआ, कब मरण हुआ, क्या उनकी लाइफ थी, लिख दूँगी पूरे बहुत अच्छे से लिख दूँगी। लेकिन मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख सकती क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड है। शेक्सपियर कैसे थे, मन से कैसे थे, क्या थे, वो शेक्सपियर ही जानते थे। अपनी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ विलियम शेक्सपियर ही बता सकते थे, तब वो ऑटोबायोग्राफी होती है। अगर कोई अपने अंतर्मन से अपनी क्वालिटी डिसक्वालिटी को समझ कर लिखता है, उसको नैरेट करता है, तो ऑटोबायोग्राफी उसको कहा जाता है। अदरवाइज बायोग्राफी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, बैथोज एंड एंथेसिस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और मैंने आपको हिंदी में और सेंटेंस से, हिंदी के एग्जाम्पल से भी समझाई हुई हैं आपको। जो जो फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको समझाई सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है
और ज़्यादातर क्वेश्चन भी उन्हीं में से बनते हैं। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होंगी तो इसे बताना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी वैसे टिक्ड है ये। ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। इंथेसिस क्या होता है? विलोम शब्द को कहा जाता है, विलोम या विपरीत। अब यहाँ पर सेंस देखिएगा, ही वॉज ए गुड टीचर एक अच्छा टीचर है, बट ए पुअर स्टूडेंट, पर एक पुअर मतलब बेकार स्टूडेंट था, गरीब स्टूडेंट था, या पुअर का सेंस जो है एक स्टूडेंट अच्छा नहीं था, इसके लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो एक बात ना हजम होने वाली हो गई कि जब वो अच्छा स्टूडेंट नहीं था वो अच्छा टीचर बन कैसे गया। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है कि स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो वो टीचर अच्छा नहीं बनेगा, चेंज हो जाता है, इंसान पढ़ता है, करता है, कोशिश हो सकता है। तो फिर भी सेंस जो निकल रहा है यहाँ पर, इंथेसिस का निकल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मैंने आपसे कहा कि इस तरह के क्वेश्चन इस बार 1-2 साल से काफ़ी बन रहे हैं कि आपसे एक तरह से डेफिनेशन सी पूछी जा रही है। यहाँ पर मेमोर के बारे में पूछा गया। मेमोर वर्ड फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, जिसका हमारे सेंस में, हमारे जो इजी लैंग्वेज हमारे में होता है मेमोरी, जो हम समझ सकते हैं। मेमोरी जो हमारी याद होती है, याददाश्त होती है, मेमोरीज को कहा जाता है। इसी से मेमोर बना है। सीधा सीधा इस पर क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि मेमोरी की मेमोर को क्या बोलेंगे। तो एक मेमोरी वर्ड आपका यहाँ पर आ जाता है 4 ऑप्शन में से कि मेमोर को मेमोरी भी कहा जाता है। ये फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। अब यहाँ पर जब एक मेमोर याददाश्त वाला ऑप्शन आपको ढूंढ रहा है, ऑप्शन सही ए हो ही रहा है, तो इसी को समझ लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर बी को देखते हैं। ऑप्शन ए तो इसका सही है कि मेमोरी इज अनदर नेम ऑफ ऑटोग्राफी। ऑटोग्राफी नहीं है कि जब हम याददाश्त में लिखते हैं कि हमें कहीं मान लो हम कहीं घूमने गए, तो फिर तो हम वहाँ की जो जगह हमने देखी, लोग हमें मिले, हमें सभी याद आते हैं, हम उनके बारे में लिखेंगे। अगर अपनी याददाश्त हम कोई मेमोर लिख रहे हैं तो फिर सबके बारे में लिखेंगे, अपने बारे में तो हम लिख नहीं रहे, तो वो तो ऑटोबायोग्राफी होगी। किसी और के बारे में नहीं लिख रहे, वो जीवन परिचय दूसरे का हो जाएगा। मेमोरी इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपेयर्स इन बैलेट रूम। नहीं, एपिसोडिक नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता। हो सकता है कि अपनी मेमोरी के आधार पर लिख दे कोई, पर ऑलवेज नहीं। यहाँ ऑप्शन ए कैसे सही होता है कि इन मेमोरी द एम्फेसिस नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल। अपने आप डेवलप नहीं करता कोई भी। जब हम कहीं घूमने जाएंगे, मैं ही मान लो मैं ऑथर हूँ, मैं कहीं घूमने जाऊँगी, तो जब मैं वहाँ पर देखूँगी, प्लेसेस देखूँगी, लोगों से मिलूँगी, तभी तो उसके बारे में मैं लिखूँगी कि मुझे वहाँ पर ऐसे पीपल मिले थे, ऐसे इवेंट हुआ। तो उस चीज़ को मेमोर कहा जाता है, जिससे सिर्फ ऑथर नॉन मतलब जानता है, जानते हुए। ऐसे नहीं कि मैं कहीं गई नहीं और मैंने उसके बारे में लिख दिया। जब मैं गई नहीं तो मेरे लिए कोई याददाश्त, कोई ऐसी याद वाली चीज़ हुई नहीं। तो मेमोर क्या होता है? जब हम किसी याददाश्त बेस पर कुछ लिखते हैं, अपनी याद के बेस पर, हम कहीं घूमे हुए हैं, पीपल से मिले, इवेंट्स हमने वहाँ पर देखे हैं, तब हम कुछ लिखे, तो वो हमारा मेमोर कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि एक अलग सा क्वेश्चन ऑप्शन है आपके पास सामने आ ही रहा है। एक अलग सा क्वेश्चन कि आपने इस वर्ड को कभी जल्दी से सुना भी नहीं होगा, किसी बुक में जल्दी से देखा भी नहीं होगा, चाहे भले आप एस.के. अरोरा का भी पढ़ रहे हो या डॉक्टर रंजीत सिंह को भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये वर्ड आपके सामने जल्दी से आया भी नहीं होगा। ये हिसाब हो जाता है यूपीएससी वाला बेस देख, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो ज़्यादातर ऐसे बनते हैं कि बुक आप कितनी ले लें पर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ये ऐसा ही वर्ड है कि मर्सेंट्री। ये होता है, ये क्या होता है? भाड़े का या किराए का, या एक जो तनख्वाह होती है। तनख्वाह मतलब पैसे कमाने का मीनिंग होता है इसका, कि पैसा कमाना है, एक तनख्वाह लेनी है, कि चाहे हम मेहनत कर रहे हैं, एक रास्ता खोज रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो वही द मोटिव टू अर्न मनी, मर्सेंट्री होता है इसका। मर्सेंट्री को क्या बोलते हैं? द मोटिव टू अर्न मनी, मतलब पैसा कमाना ही लक्ष्य है। कैसे? बाय हुक और क्रुक। Now this is the most important question. A 7-line iambic pentameter stanza rhyming A B A B B C C is called rhyme royal। इसको कहा जाता है जो 7 लाइन। अब यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और 2-3 क्वेश्चन इसमें अटैच कर दिए गए। कई बार क्या होता है, सीधे से पूछ लेंगे आपको, इस 7-लाइन स्टैंजा को क्या कहा जाता है? राइम रॉयल। ठीक है, iambic पेंटामीटर में कौन सा लिखा जाता है? राइम रॉयल। दूसरा क्वेश्चन, आप स्टैंजा विच हैव राइमिंग सीन, कौन सा ये वाला, उसे क्या कहा जाता है? राइम रॉयल।
2-3 तरह से ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, किसी भी तरह से आपसे पूछ लेंगे। मीनिंग वही है, मैंने वीडियो आपको डाली भी थी इसके ऊपर भी, कि राइम रोयल कहते किसे हैं। और राइम रोयल पर क्वेश्चन जो है, एक तरह से क्वैट्रेन जो है, क्वैट्रेन है, राइम रोयल है, इन पर जो है अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बन जाते हैं इन पर ही। अब वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है, बस यहाँ पर है कि राइम रोयल को जो फर्स्ट यूज़ किया था, सबसे पहले किसने यूज़ किया था, 14th सेंचुरी में गुफ्री चौसन ने ट्रोलिस एंड क्रेसिडा एंड द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स में यूज़ किया था। बस, वैसे इतना भी ज़्यादा नहीं आता। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को थोड़ा देख लेते हैं, हम देख सकते हैं कि शेक्सपियर का द रेप ऑफ ल्यूक्रीज जो है 1594 was the last important poem of the period in राइम रोयल। यहाँ पर सीधा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेप ऑफ लुक्री में कौन सा यूज़ किया, तो राइम रोयल, ऐसे से, इससे ज़्यादा इस पर नहीं बनते। ज़्यादातर वीनस एंड एडोनिस पे क्वेश्चन आते हैं, रेप ऑफ लुक्रीज पे इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। फिर भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज दोनों ही पोएम जो एक साथ जुड़ी हैं, वो 1593 की है, 1594 की है, और दोनों ही अर्ल ऑफ सदर्नटन को डेडिकेट है, पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन जो है शेक्सपियर की बनता वीनस एंड एडोनिस पे ही है, पर हाँ इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन मिल्टन ने यहाँ पर कौन सा वर्क नहीं लिखा है। एक चीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। नॉट वाले क्वेश्चन या इनकरेक्ट लिखा होगा वो ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को जब आप एग्जाम देंगे कि विच इज़ द फॉलोइंग वर्क इज़ रिटन बाय जॉन मिल्टन, मत कर देना कि जल्दी जल्दी में देख लो कि जॉन मिल्टन ने कौन सा लिखा है, नहीं, नॉट ध्यान रखना है आपको। और नॉट वाले ही क्वेश्चन आप देखेंगे, आप पिछले साल के भी मैं बताती हूँ आपको कि नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जॉन मिल्टन को पढ़ के जाओगे आप, आसान हो गए होंगे अब तक आपके लिए काफ़ी, पर जो है नॉट वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। ऑफ एजुकेशन, एरोपेगिटिका, ऑन शेक्सपियर, तीनों ही जॉन मिल्टन की। एक आर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड जॉन मिल्टन का नहीं है। ये जो वर्क है मैथ्यू प्रायर का है, ना कि जॉन मिल्टन का। मैथ्यू प्रायर का वर्क है और इसके बारे में ज़्यादा ऐसा और कुछ खास पूछा नहीं जाता। और ज़्यादातर जॉन मिल्टन के जब वर्क पूछे जाते हैं ना कि कौन सा नहीं है, तो ये नाम आता है सबसे ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड, फॉर्म की ओड की फॉर्म्स कौन सी नहीं है। जैकोबिन जो है ओड नहीं होता, बाकी पिंडारिक, होरेशियन, इरेगुलर। ये तो मैंने कहीं पर एक देखा भी था, इसका मैं सोच भी रही थी कि आपको जो कंप्लीट ओड के बारे में जो पढ़ाया जाए, समझाया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि अगर टीजीटी को देखें तो सीधा सीधा यही चीज़ें आ जाती हैं। इससे ज़्यादा कुछ हार्ड आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप इसको डिटेल को पढ़ने लगो, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा खास पूछा नहीं जाता है। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओड का कौन सा प्रकार नहीं है। तो पिंडारिक ओड भी होता है, होरेशियन ओड भी होता है, इरेगुलर ओड भी होता है, तीनों ये होते हैं। जैकोबिन एक एज है, एरा है, ना कि ओड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बैलेड। बैलेड क्या होता है, गीत काव्य जो कहते हैं, गीत गाथा जो गाकर गाई जाती है, मतलब सड़कों पर जैसे गाते थे पुराने टाइम में, एक स्टोरी सुनाते थे गाकर, तो उसे एक बैलेड कहा जाता है। तो कॉमिक नेचर इसका नहीं होता, ज़्यादातर जो है ये एक तरह से जो है सोसाइटी के ऊपर या किसी सैड टॉपिक के ऊपर जो है डेडिकेट करती हैं। म्यूजिकल क्वालिटी इसमें होती ही हैं, बाकी कॉमिक इसका नेचर नहीं होता है। इट टेल्स स्टोरी ऑफन विद ए म्यूजिकल कमेंट, म्यूजिकल होता है। जैसे आपने रामायण देखी होगी, रामायण में लव कुश गा रहे हैं, तो उसे बैलेड ही एक तरह से कहा जाएगा। जो लास्ट में लव कुश दिखाते हैं रामचरितमानस में, लव कुश गा रहे हैं, राम जी की कथा गा रहे हैं, तो वो बैलेड में मानी जाती है। बैलेड उसे कहा जाएगा कि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है और वो गा रहे हैं, राम जी की कथा सुना रहे हैं, रामायण को सुना रहे हैं। हालांकि सीता वनवास वो दिखा रहे हैं, हालांकि सीता जो है, अगर इंडियन कल्चर को देखो, रामायण को देखो, तो सीता जी को कभी वनवास दिया ही नहीं गया। तो वो बाद में जो ऑन क्रिएट स्टोरी एक है अलग सी, बाकी राम जी ने कभी सीता जी को वनवास इस तरह से दिया ही नहीं था। पर चलिए वो एक अलग टॉपिक है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, दिखाई गाँव गाँव घूमकर दिखाते हैं लोग। अब यहाँ पर बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फैक्चुअल अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन
अब यहाँ देखिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन वेट है, वहाँ पर क्या है अंतर्मन वाला वर्ड आता है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन पर जब हम किसी के लिखेंगे एंड टेक्स्ट इरिलीवेंट टू द सब्जेक्ट, तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। अब कुछ भी मीनिंग इसका निकाल दिए, किसी पर्सन की लाइफ जब इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी, जैसे मैंने कहा कि विलियम शेक्सपियर की लाइफ मैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड पर ही लिख सकती हूँ। बाकी मुझे एक्चुअल में तो पता नहीं कैसे कौन क्या थे, पर इन्फॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट करके मैं लिख सकती हूँ। तो ये क्या होगी, बायोग्राफी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, फिर से वही आ गया है कि ऑटोबायोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन। और देखिए 2021 में ही दोनों क्वेश्चन बने हैं शायद, यस, दोनों क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पे 2021 में बने। तो 3 क्वेश्चन तो आपके कहीं ना कहीं ये पक्के हो गए हैं, अगर आपने सही से, जिन स्टूडेंट ये जो एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने अगर सही से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा मीनिंग। क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ दी गई, थोड़ी हार्ड दी गई, थोड़ी समझने वाली दी गई कि ध्यान से पढ़ना होगा। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि वर्ड को चूज़ करिए कि आप कौन सा वर्ड समझ सकते हैं। मैं आपसे बार बार इस चीज़ को कहती हूँ कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने क्या क्या, पर्सनल लाइफ, इन्फॉर्मेशन, बस यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। फिर बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी दे, फिर कुछ भी दे दो, कोई बात नहीं लगता, क्योंकि ये वर्ड तो आपको समझ में आ रहा है कि बायोग्राफी है, ये ऑटोबायोग्राफी। इलेजी शोकगीत होता है, मेमोर किसी की मेमोरी में लिखा जाएगा। ये चीज़ें हमने समझ ली हैं। फिर हमें ज़्यादा इन वर्डों को नहीं देखना पड़ेगा कि इनका मीनिंग क्या है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कुछ भी। मैंने यहाँ से पर्सनल लाइफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, तो वो बायोग्राफी हो गई। फिर ये क्वेश्चन भी ऑटोबायोग्राफी पे आ गए। एक ही एग्जाम में ऑटोबायोग्राफी पे 2-3 क्वेश्चन, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कि देखिए कितना इजी ये एग्ज़ाम होगा। और इसीलिए इस एग्ज़ाम में ज़्यादातर सिलेक्शन भी हुआ है कि TGT 2021 जिसको देखो, हाँ जी, हमने मैं तो जितने जानने वाले कि हमारा तो पास हो गया, अच्छी बात है पास हो गया, पर क्या कि पेपर कहीं ना कहीं ये ईजी था। बीच 2016 से जो मैच करता था, मैंने आपको बताया था कि 2016 के कई सारे क्वेश्चन 2021 में आए हुए हैं। तो कितना जो है आसान पेपर ही उनके लिए हो गया होगा। बाकी मेहनत वर्क करती हैं, हाँ मेहनत करा उन्होंने, मेहनती होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सा, तो क्या है, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज आल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंट द कन्फेशन ऑफ सेंट एग्नेस रिटन इन 4th सेंचुरी। यहाँ पर तो इन्होंने इसकी डिटेल दे दी है, और वो जैसे ही आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऊपर वाले ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा कि इट इज़ रिटन बाय ए ग्रेट ऑथर, एक ग्रेट ऑथर के द्वारा ऑन द लाइफ ऑफ फेलो। साथ ही ऑथर के ऊपर तो लिखी नहीं जाती ऑटोग्राफी, तो लिखेंगे हम अपने बारे में, खुद ही ऑथर अपने बारे में ही लिखेगा, आत्मकथा होती है। इट इज रिटन बाय स्कॉलर ऑन द लाइफ ऑफ फेलो स्कॉलर, ये भी गलत हो रहा है। इट इज़ ए मेमोरी, एक याददाश्त होती है। तो 3 ऑप्शन से आप आसानी से समझ सकते हैं कि चौथा ऑप्शन ही बचा। फिर तो ये तो मतलब कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा से मैच ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपको पता भी नहीं है कि इसका में क्या मीनिंग लिख रहा है, क्या है ये हमें नहीं पता, पर इन 3 ऑप्शन से कहीं ना कहीं आप गैस कर लेंगे, फिर तो ये चौथा ये है, क्योंकि तीनों तो ये है ही नहीं। ना तो फेलो एक्टर ऑथर के बारे में लिख रहे हैं जो साथी ऑथर होता है, ना फेलो स्कॉलर के बारे में लिखा जा रहा है, एक मेमोरी याददाश्त ये है नहीं, याद पे डिपेंड ये है नहीं, तो बचा क्या, 4th ऑप्शन। तो थोड़ा सा माइंड को अपने सेट कीजिएगा। मैं हर बार कहती हूँ कि TGT का एग्ज़ाम कभी भी हार्ड नहीं आता है, बस आपको माइंड सेट रखना है, दिमाग बिल्कुल खोल कर बैठना है, और आसान आपके लिए पेपर आएगा। अब भी आपकी बार भी जो आएगा बहुत ईजी आएगा। बस कंपटीशन का मुझे है कि हाँ कंपटीशन लेवल बहुत हाई जाएगा। चलिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स अ लॉट।